Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 28th September 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about coffee cultivation in India, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 major cropping pattern point of view. So सबसे पहले करंट न्यूज़ देखते हैं. करंट न्यूज़ ये है कि हाल फिलहाल में कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि इट इज़ कमिंग आउट विथ अ सस्टेनेबिलिटी कोड फॉर इंडियन कॉफ़ी. सस्टेनेबिलिटी कोड फॉर इंडियन कॉफ़ी का मतलब ये है कि कॉफ़ी प्रोडक्शन को लेकर के कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स वो अनाउंस करेंगे जिसको कॉफ़ी प्रोड्यूसर्स को स्टिक करना होगा, जिससे कॉफ़ी की जो क्वालिटी है वो रिटेन की जा सकेगी. फिर भी ये न्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है नहीं, फिर भी हम लोग कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा देख लेते हैं. एंड वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन कॉफ़ी एज ए क्रॉप, ताकि जो टॉपिक है हमारा मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, उसमें से कॉफ़ी क्रॉप के बारे में हम आज यहीं कवर कर लेंगे. तो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में ज़रा देखते हैं. देखिए, कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया को कहा जाता है कि इट एक्ट्स और सर्व्स एज फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड टू कॉफ़ी प्रोड्यूसर्स इन इंडिया. कॉफ़ी प्रोड्यूसर्स के लिए गाइड का काम करता है कॉफ़ी बोर्ड. ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है दैट हैज़ बीन क्रिएटेड एज पर कॉफ़ी एक्ट ऑफ 1942. 1995 तक कॉफ़ी बोर्ड ही सारी मार्केटिंग करता था कॉफ़ी जितने भी प्रोड्यूस होते थे हमारे देश में उनकी. तो मतलब जितना भी कॉफ़ी प्रोड्यूस होता था हमारे देश में, सबको कॉफ़ी बोर्ड खरीदता था, पूल करता था उनको, और फिर वो उनकी मार्केटिंग करता था. लेकिन 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स होने के बाद धीरे धीरे कॉफ़ी मैन्युफैक्चरर्स को भी आज़ादी दे दी गई कि खुद ही वो प्रोड्यूस करें, मैन्युफैक्चर करें और उसको खुद ही सेल करें विदाउट सेलिंग इट टू द कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया. तो इस तरीके से कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का काफ़ी सारा एक्टिविटी, जो मार्केटिंग एक्टिविटी था, वो 1995 में ख़त्म हो गया. एंड कॉफ़ी मार्केटिंग बिकेम ए प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटी आफ्टर द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया इन 1991. कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया फंक्शंस अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो. आने वाला जो 1 अक्टूबर है, दिस विल बी सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल कॉफ़ी डे. हर साल 1 अक्टूबर को हम लोग इंटरनेशनल कॉफ़ी डे सेलिब्रेट करते हैं. अभी कॉफ़ी कल्टीवेशन की अगर बात की जाए तो कॉफ़ी ओरिजिनली जो क्रॉप है इट बिलोंग्स टू इथोपिया. इथोपिया इज़ नोन फॉर इट्स अबिसीनिया प्लेटू, और वहीं पे इंडिजिनसली कॉफ़ी उगाता जा रहा है. इथोपिया से फिर इसको ट्रांसपोर्ट किया गया इनटू द अरबिक कंट्रीज़ इन 11th सेंचुरी. फिर अरबिक कंट्रीज से 17th सेंचुरी में इसको इंडिया में लाया गया एंड इसको कल्टीवेट किया गया नियर बाबा बुदान हिल्स ऑफ कर्नाटका इन वेस्टर्न घाट्स. तो यहाँ पे बाबा बुदान हिल्स हैं, वहाँ पे कॉफ़ी की कल्टीवेशन शुरू हुई इंडिया के अंदर 17th सेंचुरी में. अगर कॉफ़ी कल्टीवेशन की बात की जाए कि क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होते हैं कॉफ़ी कल्टीवेशन की, तो इसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है. टेम्परेचर इसको लगभग 15 to 28 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और हेवी रेनफॉल चाहिए 150 to 250 सेंटीमीटर के आसपास का. लेकिन फ्रॉस्ट या सनसाइन दोनों से ही इसको बचाना होता है. बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई और अगर फ्रॉस्ट जो एयर के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं अगर वो जमने लगे और फ्रॉस्ट बनने लगे, तो फिर उस केस में कॉफ़ी के जो क्रॉप्स हैं दे कैन नॉट टॉलरेट फ्रॉस्ट. साथ ही साथ दे कैन नॉट टॉलरेट एक्सेसिव सनसाइन एज वेल, और इसीलिए कॉफ़ी को जनरली सेडी ट्रीज़ के नीचे उगाया जाता है. तो कॉफ़ी उगाया जाता है, ऊपर से कुछ ऐसे ट्री उगाए जाते हैं जो कॉफ़ी के प्लांट्स को शेड प्रोवाइड करें. उसके अलावा कॉफ़ी रिक्वायर्स ड्राई वेदर एट द टाइम ऑफ राइपनिंग. कॉफ़ी इज़ ग्रोन ऑन द स्लोप ऑफ द हिल्स. तो कॉफ़ी को नॉर्मली स्लोप पे उगाया जाता है. कारण जैसे चाय की बागान आपने देखेंगे स्लोप पे उगाया जाता है, ठीक वैसे ही कॉफ़ी को भी स्लोप पे उगाया जाता है, क्योंकि चाय की तरह ही कॉफ़ी भी स्टैगनेंट वाटर को नहीं बर्दाश्त कर सकता है. तो मान लीजिए कि इसके रूट्स के पास अगर पानी लग जाए, जमा हो जाए, दैट कैन नॉट बी टॉलरेटेड बाय कॉफ़ी क्रॉप, जस्ट लाइक टी क्रॉप. तो अभी तक आपको एक बात पता चल चुकी होगी कि जो जो कंडीशंस लगभग टी को कल्टीवेट करने के लिए चाहिए, मोर और लेस वही कंडीशन कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए भी चाहिए. टी को भी
रेनफॉल चाहिए, लेकिन स्टैग्नेंट वाटर नहीं होना चाहिए, इसीलिए टी भी स्लोप पे उगाया जाता है। सॉइल की अगर बात की जाए तो सॉइल शुड बी वेल ड्रेन्ड, यानी कि पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, पानी आराम से बह जाना चाहिए। ह्यूमस होना चाहिए, मिनरल होना चाहिए लाइक आयरन एंड कैल्शियम इज नीडेड फॉर कॉफ़ी कल्टीवेशन। इंडिया के अंदर अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी उगाई जाती है वो वेस्टर्न घाट्स रीजन में उगाई जाती है, जैसे कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु रीजन्स में। उसके अलावा थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा में कॉफ़ी उगाई जाती है, थोड़े बहुत नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी कॉफ़ी उगाई जाती है। अब देखो टी या कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट, ये जो डार्क कलर से दिखाया है टी प्रोड्यूसिंग एरिया है, जो फिर ये शेडेड रीजन से दिखाया गया है कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग एरिया है। तो वेस्टर्न घाट्स में टी या कॉफ़ी दोनों उगाए जाते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में ज़्यादातर टी उगाया जाता है, कॉफ़ी कम उगाया जाता है, लेकिन कॉफ़ी उगाया जाता है। अगर इंडिया के अंदर कॉफ़ी के टाइप्स की बात की जाए कि किस किस तरीके की कॉफ़ी उगाई जाती है, तो मेनली दो वैरायटीज़ हैं कॉफ़ी की जो उगाई जाती हैं, अराबिका एंड रोबस्टा। अरेबिका माइल्ड होता है, रोबस्टा जैसा नाम से ही आपको समझ आ रहा है रोबस्ट, ये थोड़ा पावरफुल होता है, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी होता है। तो अरेबिका इज़ माइल्ड कॉफ़ी वाइल रोबस्टा इज़ स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी। लेकिन अरेबिका का जो स्मेल है या जो खुशबू है उसकी ज़्यादा अच्छी है। अरेबिका बीन्स आर मोर एरोमेटिक, और इसी कारण से मार्केट प्राइस अगर आप देखें तो अरेबिका का ज़्यादा प्राइस रहता है जबकि रोबस्टा का कम रहता है। अरेबिका इज जनरली ग्रोन इन हायर एल्टीट्यूड एज कम्पेयर टू रोबस्टा। अगर ओवरऑल प्रोडक्शन भी देखा जाए तो रोबस्टा ज़्यादा उगता है, अरेबिका कम उगाया जाता है। अरेबिका एरोमेटिक होता है, इसकी प्राइस ज़्यादा होती है। अगर ओवरऑल स्टेट वाइज बात की जाए तो कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। अरेबिका और रोबस्टा दोनों का ही मोर और लेस जो सोइंग और हार्वेस्ट सीजन है वो दिसंबर से लेकर के फरवरी है, लेकिन अरेबिका थोड़ा जल्दी उगाया जाता है नवंबर से लेकर के जनवरी तक, जबकि रोबस्टा दिसंबर से लेकर के फरवरी तक। ये डिटेल इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। यूपीएससी ने प्रीलिम्स में सवाल पूछा था टी पे, टी और कॉफ़ी मोर और लेस सेम रिलेटेड हैं, टी पे ये सवाल पूछा था 2022 में जो अभी प्रीलिम्स हुआ है। और इसके अलावा ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज़ अटेम्प्ट बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about soft power, which has become a new race which every country wants to win. ये एक अच्छा आर्टिकल आया था द हिंदू में, तो फिर इस आर्टिकल को हम अभी यहाँ कवर करेंगे, जिसकी मदद से हम लोग सॉफ्ट पावर के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले ज़रा देखते हैं क्या है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, और सॉफ्ट पावर से भी पहले ज़रा पावर का डेफिनेशन देख लेते हैं, देन वी विल कम टू सॉफ्ट पावर। तो पावर क्या है? देखिए, पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स एंड गेट ए डिजायर्ड आउटकम। तो लोगों को इस तरीके से आप इन्फ्लुएंस कर दें कि फिर वो उस तरह से काम करें कि आपका डिजायर्ड गोल या आउटकम पूरा हो जाए। तो लोगों को इन्फ्लुएंस करना जिससे आप अपना काम करवा लें जिस तरीके से आप चाहते हैं, यही होता है पावर। अब नॉर्मली माना जाता रहा है कि पावर एक कोअर्सिव या फोर्सफुल तरीका है, लोगों को जिससे ज़बरदस्ती आप अपने मन मुताबिक काम करा सकते हैं। ट्रेडिशनली तो यही माना जाता रहा है, लेकिन लेट 1980s में जोसेफ नाई एक अमेरिका के थिंकर हैं, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया सॉफ्ट पावर का। सॉफ्ट पावर इज द एबिलिटी ऑफ ए कंट्री टू परसुएड अदर्स टू डू व्हाट इट वांट्स विदाउट फोर्स और कोअर्जन। आप सामने वाले से वो करवा लें जो आप चाहते हैं बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर ज़बरदस्ती के। तो ट्रेडिशनली हम मानते रहे हैं कि पावर सिर्फ और सिर्फ दबाव और जोर ज़बरदस्ती से ही अपने काम को करवाने में इस्तेमाल होता है, लेकिन जोसेफ नाई ने कहा कि नहीं, बहुत बार आप लोगों को इन्फ्लुएंस करके, इम्प्रेस करके भी काम करवा सकते हैं विदाउट यूज ऑफ फोर्स और कोअर्सन। एंड दिस इज हाउ वी गॉट टू मेन डायमेंशंस ऑफ पावर। One is hard power that is based on coercion या force या दबाव. Second is soft power that is based on persuasion, जहाँ आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस करके, उनको इम्प्रेस करके आप काम करा लें। तो हाल फिलहाल में ये स्टेटमेंट आप देखो, द इमेज ऑफ ए कंट्री इज़ नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं। द सॉफ्ट फेस ऑफ ए कंट्री ऑल्सो मेक्स डिफरेंस। और फिर इन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा था वो भी देखो। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स आर वन सच सॉफ्ट पावर विच कैन कैप्चर द वर्ल्ड्स अटेंशन टू इंडिया। तो स्पोर्ट्स भी एक तरीका है अपने सॉफ्ट पावर को स्ट्रेंथन करने का। फॉर एग्जांपल क्रिकेट,
या क्रिकेट के जो कुछ एम्बेसडर्स हैं जैसे तेंदुलकर, या आज के टाइम में आप बात करें कोहली, MS धोनी, या फिर आप देखिए जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा। तो दुनिया को जाना जाता रहा है, दुनिया के ऐसे दूर दराज के देश वो भारत को इस नाम से भी जानते हैं कि ये सचिन तेंदुलकर का देश है, राइट। जैसे आप मान लीजिए अगर रोनाल्डो के फ़ैन हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो नेचुरल सी बात है कि आपको थोड़ा सा तो एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके मन में पोर्टुगल के लिए भी आएगा, राइट। मेसी के आप बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं तो थोड़ा सा आपके लिए मन में आपके सॉफ्ट कॉर्नर तो अर्जेंटीना के लिए भी आएगा। एंड इफ़ यू बिकम राइज टू द डिप्लोमेटिक पावर्स, हाई लेवल पे आप राइज हो गए, आप इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड कर रहे हैं और अंदर से आप मेसी के फ़ैन हैं, तो कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में वो भी दिख जाएगी, वो सॉफ्ट पावर कहीं ना कहीं काम कर जाएगा। सो दिस इज़ हाउ आवर प्राइम मिनिस्टर सेज कि इवन स्पोर्ट्स हैव देयर रोल टू प्ले इन इंक्रीजिंग सॉफ्ट पावर। अभी हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों का अलग अलग मैनिफेस्टेशन होता है। फॉर एग्जांपल अब देखिए हार्ड पावर का मैनिफेस्टेशन कैसे केस हो सकता है। अगर कोई देश जैसे यूएस ने ईरान पे ट्रेड सैंक्शंस लगा दिए तो दैट इज़ मैनिफेस्टेशन ऑफ हार्ड पावर। कई दफ़ा स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हार्ड पावर मतलब सिर्फ और सिर्फ तोप, बारूदे, गोले, आर्मी का इस्तेमाल हार्ड पावर, ऐसा नहीं है। हार्ड पावर जहाँ पे आप सामने वाले को फोर्स कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, कोअर्सिव तरीके अपना रहे हैं, तो इकोनॉमिक सैंक्शंस आर ऑल्सो ए कोअर्सिव अप्रोच। वेपन्स का इस्तेमाल करना तो कोअर्सिव है ही, जैसे अभी रसिया इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन के ऊपर। सो दैट कुड बी मैनिफेस्टेशन ऑफ हार्ड पावर। मिसाइल अटैक या ट्रेड सैंक्शंस कुड बी एग्जांपल ऑफ हार्ड पावर। लेकिन जोसेफ नाई कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हार्ड पावर का इस्तेमाल करने से कोई भी देश सुपर पावर नहीं बन सकता। हार्ड पावर हैज़ टू बी इक्वली सब्सटैंशिएटेड विथ सॉफ्ट पावर। आपकी इमेज भी अच्छी होनी चाहिए, एंड दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन यूएस एंड चाइना। यूएस के पास हार्ड पावर तो है ही है, एबिलिटी टू फोर्स और कोर्सिव अप्रोच टुवर्ड्स अदर कंट्रीज़ वो तो है ही उसके पास, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने का पावर भी है, मिलिट्री स्ट्रेंथ भी है, साथ ही साथ उसकी इमेज भी अच्छी है। यूएस की इमेज की अगर हम बात करें, दैट मीन्स इट्स सॉफ्ट पावर, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स बाय बिल्डिंग गुड इमेज, वो कई सारे कारणों से बनी है। जैसे देखिए यूएस का सॉफ्ट पावर इट रिवॉल्व्स अराउंड दीज 3 डायमेंशंस मेनली। एक तो आइडिया अबाउट लिबरल सोसाइटी, दैट इज लिबरल प्रोग्रेसिव सोसाइटी ऑफ द यूएस। अभी majority of people have never visited US. No one know how exactly US society works in reality. Majority has never visited. Yet उनकी टीवी सीरीज वगैरह देख करके we have an idea कि अच्छा लोग वहाँ पे रहते हैं ऐसे। बिग बैंग थ्योरी आपने देख ली, फ्रेंड्स देख लिया, और आपके मन में एक इमेज बन गई कि अच्छा यूएस में लोग ऐसे रहते हैं, इतना कैजुअल तरीके से रहते हैं, इतना लाइफ को एंजॉय करते हैं। एंड दिस इज़ हाउ वन हैज़ एन इमेज in the mind about liberal progressive society of the US, and that creates soft power for the US. Democratic polity of the US हमेशा से ही बोस्ट करता रहा है कि it is one of the oldest democracy in the world. In fact it is the first constitutional democracy in the world. इस तरीके से वो अपने सॉफ्ट पावर को डेवलप कर रहा है। कल्चरल अट्रैक्शन भी है, कल्चर जैसे उनका फूडिंग कल्चर प्रमोट होता हमारे देश में, KFC, मैकडी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम खा रहे हैं अपने देश में। सो दैट इज़ इम्प्लिसिटली क्रिएटिंग अ सॉफ्ट पावर ऑफ द US ओवर अस। क्लोथ्स की अगर बात की जाए तो जीन्स कल्चर, ब्लू जीन्स इज ओरिजिनली फ्रॉम द US। इंटरटेनमेंट की बात की जाए, हॉलीवुड, फेसबुक, ऑल सच थिंग्स हैव क्रिएटेड अ सॉफ्ट पावर फॉर द US, वेरी स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट पावर फॉर द US अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड टू विच चाइना इज़ नॉट अ मैच। इंडिया की बात की जाए तो हमारा भी सॉफ्ट पावर है, और हम लोग सॉफ्ट पावर को स्ट्रेंथन या बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं अराउंड सर्टेन आइडिया। जैसे कि वी ऑल्सो बोस्ट कि वी आर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया इज़ लैंड ऑफ ओरिजिन ऑफ बुद्धिज़्म। हम लोग इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इस्तेमाल करते हैं, कई सारे देशों से अफ़गानिस्तान के अंदर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, ले आए हैं पहले, वहाँ पे डैम बनाया, पार्लियामेंट बनाई। श्रीलंका में इस तरह के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं जिससे हमारी इमेज अच्छी हो। Bollywood, yoga, cricket, that could be example of our soft, or that could be our tools or elements of our soft power. लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं लगातार अपने सॉफ्ट पावर को बढ़ाने का, फिर भी ऐसा माना जाता है कि इंडिया का सॉफ्ट पावर अभी भी काफ़ी कम है।
ऐसा माना जाता रहा है। और यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है चाइना के सॉफ्ट पावर से इंडिया के सॉफ्ट पावर को। दिस इज अ रिपोर्ट नोन एज सॉफ्ट पावर 30 रिपोर्ट, एंड दिस सॉफ्ट पावर 30 रिपोर्ट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसके हिसाब से यूके, जर्मनी और यूएस आर द टॉप 3 कंट्रीज एज फार एज सॉफ्ट पावर इज कंसर्न्ड। चाइना इज एट नंबर 30, लेकिन इंडिया टॉप 30 में भी नहीं है। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से सॉफ्ट पावर 30 के हिसाब से, इनफैक्ट चाइना इज इन टॉप 30 बट इंडिया इज नॉट इन टॉप 30, इसके हिसाब से चाइना का सॉफ्ट पावर इज मोर देन दैट ऑफ इंडिया। क्या क्या ग्राउंड दिए हैं, क्या क्या बेसिस दिए हैं इस कंपैरिजन के, तो उसमें वो कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी अगर इन्फ्लुएंस देखा जाए तो इंडिया रैंक 6th वाइल चाइना रैंक्स फर्स्ट अमॉन्ग्स्ट एशियन पावर्स। मतलब उनकी फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस का मतलब है कि जब भी कोई हम फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं तो बाकी देश उससे कितना प्रभावित होते हैं, कितना उसको वो सीरियसली लेते हैं। तो चाइना, एशियन कंट्रीज़ में चाइना सबसे ऊपर है, इंडिया 6ठे नंबर पे है। डिप्लोमेटिक नेटवर्क्स में कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनके कितने बढ़िया कनेक्शंस हैं, तो इंडिया इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी बिहाइंड एज कम्पेयर टू चाइना। चाइना इज़ एट 126 वाइल इंडिया इज एट 176। कल्चरल इन्फ्लुएंस में इंडिया रैंक्स 4th प्लेस वाइल चाइना एट 2nd प्लेस। अब ये कैसे ये सब रैंकिंग निकाला इन्होंने, दैट इज़ ऑफ कोर्स मैटर ऑफ डिबेट, लेकिन इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सॉफ्ट पावर 30 के हिसाब से इंडिया हर मामलों में पिछड़ रहा है। अगर कल्चरल फैक्टर्स की बात की जाए तो कल्चरल फैक्टर्स को के पीछे बेसिस उन्होंने बताया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है, तो हमारे यहाँ पे 37 है, चाइना में 53 है। हर साल कितने टूरिस्ट आते हैं आपके देश में, तो जितने ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं वो बताता है कि आपका कल्चरल अट्रैक्शन उतना ज़्यादा है, तो चाइना के अंदर टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। फॉर एग्जांपल 2017 का डेटा लिया जाए तो इंडिया के अंदर 5 मिलियन टूरिस्ट आए, जबकि चाइना के अंदर 41 मिलियन टूरिस्ट आए। तो दैट इज़ अगेन एन इंडिकेटर ऑफ कल्चरल अट्रैक्शन ऑफ चाइना बीइंग मोर देन दैट ऑफ इंडिया। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, सॉफ्ट पावर में ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2022 एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। पीटी पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा, यूपीएससी में इस तरह के सवाल आ जाते हैं। ये ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2022 पहली बार ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है और इसको पब्लिश किया है दुनिया के 3 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिल करके, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने एंड यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैम्पियंस ने। ये 3 लोगों ने, 3 ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टीट्यूशंस ने मिल करके ये ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट पब्लिश किया है। इस ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट का मेन पर्पस है या ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप ए स्ट्रॉन्गर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन अमंगस्ट वर्ल्ड कंट्रीज फॉर फास्टर रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन। इनका दूसरा मेन गोल है कि जो पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर हमने टारगेट रखा है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होने देंगे बाय द ईयर 2100 विथ रिस्पेक्ट टू ईयर 1870, दैट इज़ नोन एज प्री इंडस्ट्रियल एज। उस टारगेट को पूरा कराने में वर्ल्ड कंट्रीज़ के बीच में कोलैबोरेशन डेवलप कराएं। ये जो मौजूदा ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2022 पब्लिश हुई है, इसकी इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स देखते हैं। तो इस रिपोर्ट में 2 बातें कही गई हैं। पहली बात ये है कि दुनिया भर के अलग अलग देशों ने अब अपना कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस उसको बढ़ा दिया है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेल डबल हो गए हैं, या इंक्रीज इन ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हैज़ इंक्रीज्ड बाई 8%। येट सच एक्शंस आर नॉट इनफ एंड वी नीड टू, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा है, नीड टू मेक फार ग्रेटर कॉन्ट्रीब्यूशन इफ़ वी हैव टू अचीव दिस टारगेट ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस एज पर पेरिस क्लाइमेट डील। अब ये जो 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एंड इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, जिन्होंने मिल करके ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट पब्लिश किया है, इन दोनों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसको 1974 में बनाया गया था। दुनिया की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं कुछ, उनको हम कहते हैं OECD कंट्रीज़, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज़। ये हैं OECD कंट्रीज़ जो ग्रीन कलर से यहाँ दिखा रखा है। देखो दुनिया के डेवलप कंट्रीज़ हैं, खासकर US, फिर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान। तो OECD कंट्रीज़ को 1973 में एक ऑयल क्राइसिस फेस करना पड़ा था, एनर्जी क्राइसिस या ऑयल क्राइसिस फेस करना पड़ा था। कारण ये था कि 1973 में अरब इजराइल वॉर के कारण जब
वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इजराइल को सपोर्ट किया तो अरबिक कंट्रीज़ ने मिल करके ऑयल सप्लाई को एक बार के लिए रोक दिया। इन OECD कंट्रीज़ को एक बार के लिए अपने पावर का एहसास दिलाने के लिए कि वी आर द मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स of the world, and if you do not support us in Arab-Israel war, then we are not going to supply you oil. तो अरब-इजराइल वॉर जिसमें अरबिक कंट्री चाह रहे थे इन सारे कंट्रीज़ का सपोर्ट, लेकिन ये जो OECD कंट्रीज़ हैं ज़्यादातर ये तो इजराइल को सपोर्ट करेंगे, तो उसके बाद से ऑयल सप्लाई कम होने से इन कंट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा था 1973 में, जिसको हम लोग ग्लोबल ऑयल क्राइसिस नाम से जानते हैं। उसके बाद ये जो OECD कंट्रीज़ हैं इन्होंने मिल करके ऑर्गेनाइजेशन बनाया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसका मेन काम है कि इन देशों के बीच में जो OECD कंट्रीज इनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनाए ताकि इस तरह का फ्यूचर में कभी भी ऑयल क्राइसिस को प्रिवेंट किया जा सके। उसके अलावा ये जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है ये भी कोशिश करता है कि अलग अलग जगहों पे स्ट्रैटेजिक बफर रिजर्व बनाया जा सके फॉर एनर्जी रिसोर्सेज, ताकि फ्यूचर में इस तरह के एनर्जी क्राइसिस को प्रिवेंट किया जा सके। अभी के टाइम में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में टोटल 30 मेंबर कंट्रीज़ हैं। मैक्सिको हैज़ बिकम द लेटेस्ट कंट्री टू ज्वाइन इट। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इट इज़ एन एसोसिएट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी सिंस मार्च 2017। वहीं अगर बात की जाए इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की, अरीना की, इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया के अलग अलग देशों ने मिल करके इसको बनाया है। इट वॉज फाउंडेड इन 2009। इसके टोटल 164 मेंबर हैं। इंडिया इज़ 77th फाउंडिंग मेंबर ऑफ अरीना, तो इंडिया इज़ ए मेंबर ऑफ इट। इसका हेड क्वार्टर है इन आबू धाबी UAE। अरीना इज़ एन ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर। एक बात आपको ध्यान रखनी कि अरीना इज ए सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विथ IEA। इस टॉपिक के बेसिस पे अरीना और IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इन दोनों के बेसिस पे UPSC ने 2014 में प्रीलिम्स में सवाल पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट श्रिंकफ्लेशन एंड दिस आइडिया कुड बी यूजफुल फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। हो सकता है प्रीलिम्स में आपसे इस पे सवाल पूछ ले। तो क्या है श्रिंकफ्लेशन, वो जरा देखते हैं। सरल भाषा में श्रिंकफ्लेशन ऐसा है कि देखो, ये 2 लीटर की मान लीजिए कोई पेप्सी की बोतल है या कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल है जो $5 में बिक रही है। अब जो मैन्युफैक्चरर हैं इसका दाम नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि दाम बढ़ाने से लोग सीधा सीधा डिमांड कम कर देते हैं, तो दाम वही रख दिया लेकिन इसकी क्वांटिटी घटा दी, 2 लीटर से घटा करके 1.75 लीटर कर दी। तो टेक्निकली प्रोडक्ट को तो महंगा कर दिया इन्होंने, लेकिन खरीदने वाले को ज़्यादा असर नहीं पड़ा और ख़रीदने वाले के कंजम्पशन पैटर्न पे भी कोई असर नहीं पड़ा। तो इस तरीके से जो चीज़ों के दाम बढ़ाए जाते हैं या इस तरीके से जो महंगाई आती है उसको हम लोग कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। जैसे ये चॉकलेट है, पहले 200 रुपये में 150 ग्राम मिलता था, बाद में उस 150 ग्राम को घटा करके आपने 130 ग्राम कर दिया वही 200 रुपये में। एग्जाम्पल ऑफ श्रिंकफ्लेशन। सो श्रिंकफ्लेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ अ प्रोडक्ट वाइल मेंटेनिंग द स्टिकर प्राइस। तो इट कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ हिडन इन्फ्लेशन। ये कंपनियां इस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करती हैं ताकि चोरी छुपे वो अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकें, दाम को बढ़ा सकें, जबकि ऊपर से दिखने वाला कॉस्ट वही रहे ताकि लोगों का कंजम्पशन पैटर्न में निगेटिव इम्पैक्ट ना आए। इन्फ्लेशन के बेसिस पे, इन्फ्लेशन टॉपिक पे UPSC ने 2015 में ये सवाल पूछा था। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। काफ़ी सरल सा सवाल है, आप अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे, जवाब दे पाएंगे। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन इज अ ग्लोबल ट्रीटी एसोसिएटेड विथ, करेक्ट आंसर वुड बी persistent organic pollutants. By increasing the temperature, specific resistance of a conductor and semiconductor. टेम्परेचर अगर बढ़ाइए तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है जबकि सेमीकंडक्टर का घट जाता है। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन C। और पाम ऑयल की बात की जाए तो पाम ऑयल ट्री इज नॉट नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया, इट इज नेटिव टू वेस्ट अफ्रीका। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग while second and third are correct, so the correct answer will be option B. That's all from our side for today. Thanks for watching.